नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि महाजनपद क्या थे, उनकी संख्या कितनी थी और प्राचीन भारत के 16 महाजनपद कौन-कौन थे। तो आइए ये इस टॉपिक को पढ़ें जो 6 से 12 यूपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जिसे महाजनपद कहते हैं। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता है। कुछ जनपदों का निर्माण उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इस समय अवधि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत है। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक व जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेत के नए औजार के उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता के अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिकों और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अतिरिक्त अनाज के एकत्रित करवा सकते थे। लोगों को जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। कबीला, ग्राम, जनपद, महाजनपद। वर्तमान में 16 महाजनपद स्थित। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, उत्तर बिहार में 2 महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। महाजनपद राजधानी महत्वपूर्ण नगर जो आधुनिक नामों के अनुसार हैं: गांधार राजधानी, तक्षशिला, रावलपिंडी व पेशेवर पाकिस्तान, कम्बोज, हाटक, राजपुर, राजौरी व हजारा क्षेत्र कश्मीर, मत्स्य, विराटनगर, जयपुर का सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान, कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, सूर्यसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश, कौशल महाजनपद, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, पंचाल महाजनपद, कामीपल्य या अही छत्र, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, चेदी महाजनपद, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, वत्स या वंश महाजनपद, कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश, काशी महाजनपद, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, मल्ल महाजनपद, कुशावती या कुशीनारा, देवरिया, अस्मक या अस्मकपटना या पोतन गोदावरी नदी के दक्षिणी क्षेत्र में, अवंती, उज्जैन या महिष्मती जिसे कहते हैं, मालवा उत्तर मध्य प्रदेश, वज्जी या वृज्जी, वैशाली, विहिदी मिथिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार, अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, मगध महाजनपद, गिरिव्रज, राजधानी पटना, गया, नालंदा बिहार। गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला विश्व में प्राचीन विश्वविद्यालय का केंद्र था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन हुआ, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। यह 8 कुल का एक संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद के प्राकृतिक दूर का कार्य करती हैं। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य था। महाभारत तथा पुराणों में चंपा प्राचीनतम नाम मलिनी था।
चंपा का प्राचीनतम नाम मलनी था। महात्मा बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज पांचाल राज के अंतर्गत ही आता था। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। 16 महाजनपद में मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था, जो पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था, किंतु मगध के शासकों ने मगध की सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक फैला दिया। इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हसीन मशुक शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार 544 से 492 ईसा तक इसका शासनकाल चला। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगिर या गिरिव्रज थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग राज के शासक बृहदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासन बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपना साम्राज्य विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था। पुराण में बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता है। इस समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग यानी लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 में कर दी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुड़िक भी कहते हैं। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगिरी को किलाबंदी करवा दिया। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपदी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथमूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया।
जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया। यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। इसके दो पुत्र उदयभद्र व उदयन थे। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी अजातशत्रु की। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर यानी पुरुषपुर बनाई। यही कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। इसकी माता का नाम पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहते हैं। इसका अन्य नाम उदाई या उदयभद्र था। यह चंपा का उप राजा था। पुराणों तथा जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी गई। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया। महाभारत एवं पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज अर्थात राजगिरी था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम उपलब्ध हैं। अतः हर्यक वंश को पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। तो आइए अब जाने शिशुनाग वंश 412 से 344। शिशुनाग वंश। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्स्य राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। इसके शासन काल के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र आता था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग के मृत्यु के बाद कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवड़ मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। कालाशोक के समय यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना की गई। तो आइए अब नंद वंश के बारे में जानें। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्म नंद थे, जो जाति से शूद्र थे। इन्होंने राजपूत का विनाश करके सर्वक्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली। महापद्म नंद को भार्गव अर्थात दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश की जाति नाई अर्थात नापित थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था।
राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री वेनसांग ने की है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष, वर्ष, रुच, वर, कात्यायन जैसे विद्वानों ने जन्म लिया था। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र का विचार धारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, नंद वंश की। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी के सीमाओं पर अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश का द्वितीय शासक पंडुक था। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लचीली एवं धन संग्रही शासकों में घनानंद को गिना जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर के हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता की भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, फारसी आक्रमण। आइए जाने विदेशी आक्रमण के बारे में। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र अर्थात पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण करते थे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान अर्थात फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम दायबर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कम्बोज के शासक को हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जेरेक्स प्रथम बना। जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय फारस का शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। मकदूनिया अर्थात यूनानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का था। यूनानी के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। इनकी माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसका जन्म मैसेडोनिया अर्थात पेला में 556 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी पत्नी रुखसाना यानी रेक्सोना थी। रुखसाना के पिता
फारस शासक शाहदारा थे। इसके घोड़े का नाम बुके फराल था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनको अफलातून कहा जाता है। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ। वहां के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांध दी। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध से झेलम, वितस्ता एवं हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। 323 ईसा पूर्व इराक के बेबीलोन में अर्थात डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक नियार्कस आने स्क्रीटेटस आस्टिबुलस थे। सिकंदर हिंदकुश पर्वत अर्थात खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेलुकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति नियार्कस था। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिसने सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर पूरी तरह से 60% भाग को जीत लिया। सिकंदर ने एशिया माइनर अर्थात तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया और सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिया था। तो ये हुआ मगध साम्राज्य समाप्त। और तो दोस्तों, यह था महाजनपद का पूरा इतिहास सरल भाषा में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।